देखिए, तो हम लोग बजटरी कंट्रोल चैप्टर का अब शुरू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इंट्रोडक्शन में ही है उसमें देखिए कि सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल जो है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है किसका, ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, इसको ऑफ करिए। तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो एक हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट पहलू है, इम्पॉर्टेंट थिंग है किसके लिए, जो ओवरऑल सिस्टम होता है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग और कंट्रोल के लिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि बजट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, प्लान अपना क्या जो कर चुके हैं उसके हिसाब से बजट बना लेते हैं, तो हमको चलने में क्या होता है, आसानी होता है ना। प्लान एक लेआउट होता है हमारे पास, किस तरह से हमको बढ़ना है। तो जैसे हम पिछले, ठीक है, जैसे बजट वाले चैप्टर में देख रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग लिखित में प्लानिंग को, फोरकास्ट को, आगे जो गतिविधि होना है उसको जब तैयार कर लेते हैं तो उसको हम लोग बजट बोलने लग जाते हैं, है ना। अलग अलग फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस का, उसको लेके जब बजट यूज़ किया जाता है इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब मापने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। मतलब बजट का जब हम लोग यूज़ करते हैं अपना परफॉर्मेंस का आकलन के लिए, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। तो अदर वर्ड्स में बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जिसमें बजट को एक मींस के जैसा यूज़ किया जाता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए, जितना भी अलग अलग पहलू है बिजनेस ऑपरेशंस का। ठीक है, तो अब उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे कल भी आपको हम बोले थे, तो कुछ एक दो डेफिनेशन, जैसे जे बैटी क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जो यूज़ करता है बजट को मींस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जितना भी एस्पेक्ट्स है प्रोड्यूसिंग एंड और सेलिंग कमोडिटीज़ और सर्विसेज। मतलब सिंपल में प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए जब हम लोग इस बजट को एक सिस्टम के बजट को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ बजट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बजटरी कंट्रोल। क्लियर हो गया सबको, ताकि हम प्लान कर सके और उसी के बेसिस पे कंट्रोल कर सके। आ जाइए, ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह कम से कम अगर 2-3 डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक है, मिनिमम एक कर लेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो इनका छोटा डेफिनेशन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट में देखिए आपका बताया गया है कि एक पावरफुल, तो बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जिससे हम लोग अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स का ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में। तभी तो बजट बनाए ना कि कितना में हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल, ठीक है, भी प्रोवाइड करता है एक पावरफुल टूल किसको, मैनेजमेंट को, फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, ताकि हम अच्छे से अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो जो टेक्निक है बजटरी कंट्रोल का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए 5 चीज़ें हैं। पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बजट। हर एक्टिविटी के लिए या सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग क्या बनाएं, बजट। पहला, बजट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए पहला पॉइंट में। दूसरा, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल वर्ड को अंडरलाइन करिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है कितना हुआ। तो पहला में बजट बनाए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का एक्चुअल। तीसरा में कंपैरिजन, फिर कंपेयर करते हैं हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, बजट के साथ, और आइडेंटिफाई करते हैं क्या वेरिएंस आया, मतलब क्या अंतर आया किसमें, एक्चुअल और बजट में। चौथा, रीजंस हम लोग फाइंड करते हैं, क्या रीजन था ये जो अंतर आया एक्चुअल और बजट में, उसका कारण क्या था। और पांचवा, हम लोग रेमीडियल एक्शन लेते हैं, अंडरलाइन के लिए रेमीडियल एक्शन को। चौथा में रीजंस, कारण, और पांचवा में रेमीडियल एक्शन, सुधार के लिए हम लोग क्या एक्शन अब ले सकते हैं। ठीक है, सूटेबल एक्शन क्या ले सकते हैं या कहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ भी जरूरी है। आ जाइए, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स, तो इसका मेन फीचर्स क्या क्या हो गया हमारा बजटरी कंट्रोल का विशेषता। तो अब देखिए जो फीचर्स और ये सब है, तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, थ्योरी में किए है ना, ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं। तो अब जो पोर्शन यहाँ से आपको करना है, बुक से भी पढ़ना है, ताकि ओवरऑल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये सब भी कवर हो। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस। सेलिएंट फीचर्स में क्या है, पहला डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव्स, जो हमको अचीव करना है वो उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य अचीव करना है। दूसरा में अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमको लेना है इसके लिए, जो उद्देश्य हम बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए। तीसरा, प्लान बनाएंगे हम लोग या स्कीम ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से हम लोग काम करेंगे, है ना। ठीक है, फिर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, जब जो भी हुआ, फिर जो ऊपर हम लोग पढ़े रीजंस क्या है, कारण, अंतर, अगर अंतर आया है उसका तो।
ठीक है, ताकि करेक्ट एक्शंस ले सके। तो बजटरी कंट्रोल असिस्ट करता है मैनेजमेंट को एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ताकि हम बांट सके किसको किसको हम काम दे, जिम्मेदारी दे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, अथॉरिटी दे, और प्लान कर सके हम लोग फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल के लिए अगर वो उसको इफेक्टिव मतलब काम उससे अच्छे से हो, वो देखने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन है तो वो बेटर है। यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजटरी कंट्रोल। तो उद्देश्य क्या है बजटरी कंट्रोल का, तो जैसा भी हम लोग पढ़ ही रहे थे, देख ही रहे थे, पहला क्या है कि पहले तो एम और ऑब्जेक्टिव हम देख ले कि हम मेरा बिजनेस के लिए हमको क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या लक्ष्य हमको हासिल करना है ना, मतलब टारगेट हम पहले से फिक्स कर ले। बोलते हैं ना, लक्ष्यहीन कार्य निष्फल हो जाता है। तो पहले क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, टाइम हम लोग वेस्ट कर लेते हैं, है ना। किसी दिन हमको पता नहीं है करना क्या है, तो क्या करेंगे खुद ही पता नहीं है, तो कम चांस है कि उस दिन सही से काम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ढीला छोड़ दिए, है ना, आलस्य में पड़ जाएंगे या कहीं और जहाँ टाइम नहीं देना चाहिए, है ना, जैसे बैठ गए टीवी के सामने और देखे जा रहे, या ऐसे ही निकल गए हैं, कुछ पता ही नहीं करना क्या है, बस टाइम हम उसमें वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है ओवरऑल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस का, ठीक है, टारगेट्स क्या है परफॉर्मेंस का जो उनको हासिल करना है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम हर जो लक्ष्य बनाए उसके लिए कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम तय करें, है ना, हर डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये है। हम इतना सोचे प्रॉफिट 1 करोड़ हमको कमाना है, तो हम उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे ना, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसी के हिसाब से सेल। अब देखिए कुछ ब्रांड्स जो अभी आप टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, पहले 1 स्टार आते थे उसी एडवर्टीजमेंट के लिए, अब उसी एडवर्टीजमेंट के लिए 2 स्टार 3 स्टार सेलिब्रिटीज आ रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा खर्च कर रही है ना वो कंपनी। वो क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि अब उसका लक्ष्य हो गया कि हमको और अपना सेल बढ़ाना है और हमको अपना प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का आप लक्ष्य आगे कर लिए हैं, तो उसके कारण क्या करना पड़ रहा है, उनको मार्केटिंग में खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है ताकि और मेरा प्रोडक्ट बिके, वो ये सोच के कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, उसी लिहाज से बढ़ जाएगा ना। समझ में आया? प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करना होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो सेल भी तो ज़्यादा करना होगा, सेल ज़्यादा करने के लिए मार्केटिंग तो और बढ़ाना होगा। क्लियर हो गया सबको? एफर्ट्स तो और बढ़ाना होगा ना, है ना। मार्क्स एग्जाम में अगर मेरा कम आ रहा है तो हमको एफर्ट्स अपना और बढ़ाना होगा। कहाँ हम पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? हम बस लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दे रहे हैं प्रिपरेशन, ये ज़्यादा हो रहा है क्या कि बस एग्ज़ाम का डेट आता है तब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, है ना, या लास्ट दिन बस पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि हम खुद ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो उसके हिसाब से प्लानिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, अथॉरिटी ये सब तय करते हैं, है ना। फिर एक बेसिस ऑफ कंपैरिजन प्रोवाइड करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का और जो हम पहले से सोचे हुए थे, मतलब जो बजट में हम प्री डिटरमाइंड टारगेट किए हुए थे, है ना, पहले से जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य बोलते हैं ना, प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित जो भी लक्ष्य है मेरा, तो उससे हम कितना दूर रह गए या कितना आगे निकल गए और क्या कारण था, क्यों अच्छा हुआ ये चीज़, ठीक है। फिर इंश्योर करना कि बेस्ट यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, हम अच्छे से एफिशिएंटली अगर यूज़ करेंगे तभी तो मेरा कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा तभी तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना। वेस्ट जितना कम होगा उतना क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना, है कि नहीं। बहुत हो गया, रोज पढ़ रहे हैं, है ना। अब तो कुछ ही दिन पढ़ना है, फिर तो आप सीधे कहाँ एमकॉम या कहीं नौकरी वाला में चल जाएंगे आप, है ना। तो कुछ ही समय है अब, तो ज़्यादा ये नहीं सोचना है। अच्छा, लेकिन ना एक चीज़ आपको हम बता दें, पढ़ाई कंटिन्यू ही रखिएगा, भले ही आपका नौकरी लग जाए या कहीं हो जाए, है ना। थोड़ा कैसे भी करके पढ़ाई आपको कंटिन्यू आ जाइए, कैसे भी करके रखना चाहिए, थोड़ा बहुत भी, मतलब उससे क्या होगा ना कि आपको पता रहेगा कुछ हमको पढ़ने वाला भी काम है। हाँ, और पढ़ने से आजकल ना दैनिक भास्कर में अगर आप देखते होंगे तो फ्रंट पेज में आजकल हम देख रहे हैं लगभग 1-1.5 हफ्ता से पढ़ाई के ऊपर में 2-3 पेज में कोट लिख रहे हैं वो लोग ऊपर में। और पढ़ाई का क्या महत्व है, वो बार बार वहाँ लिख रहे हैं कि माइंड आपका सही रहता है ना, और एकाग्र रहते हैं आप,
टेंशन रिलीज हो जाता है पढ़ने से, बहुत सारा छोटा छोटा कोड वो लोग लिख रहे हैं, तो बहुत फायदा है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक चीज ये है कि आप जो चल रहा है वर्ल्ड में जो चल रहा है उससे संबंध आपका बना रहता है कि चलो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कितना डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में, जैसे एआई में कितना डेवलपमेंट हो गया, या क्या मेरा रिसोर्सेज क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत करके कम से कम डिस्टेंस एजुकेशन से ही, जैसे इग्नू हो गया या ऑनलाइन कोर्सेस है, स्वयं हो गया, कोर्सेरा हो गए, है ना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी कोई भी कोर्स, कम से कम फ्री कोर्स भी, जैसे गूगल का भी कुछ कोर्सेज आता है, गूगल में आप टाइप करिएगा ना फ्री कोर्सेस ऑन गूगल, तो खुद ही आपको उस पेज तक पहुंचा देगा, आप खुद उसमें क्लिक करके पहुंच सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। बहुत सारा कोर्सेज फ्री वाला होता है, 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा आधा घंटा इसका भी कोर्स होता है, और करिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप क्या होगा सीख भी जाइएगा। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें और अच्छा चीज़ भी साथ में पढ़ते रहें। एक तो ये हो गया दुनिया का नॉलेज, और एक अच्छा नॉलेज अच्छी बातों के लिए, है ना। तो स्क्रिप्चर जो आप पढ़ते हैं, बाइबल हो गया, होली कुरान, होली गीता, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, जितना भी मतलब गुरुवाणी हो गया, ये सब, तो जिससे भी क्या होता है हम लोग अंदर से भी मजबूत रहे और वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उसमें भी रहे। तो दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, है ना, और आप बिगड़ेंगे भी नहीं तो क्या होता है माइंड बिगड़ने की तरफ ज़्यादा जाता है ना, कि चलो ये करते हैं, है ना, तो वो करते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है, तो बिगड़ेंगे नहीं, अच्छा रहेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे अभी हम एग्जांपल जितना इतना बोले, वो क्या बोले, टाइम का बेस्ट यूज़ करने के लिए, है ना, कि टाइम ठीक से यूज़ करें। और हमेशा एक चीज़ ये रखिएगा कि लाइफ में हम आगे ही बढ़ते रहें, और वो कैसे होगा, कुछ कुछ करते रहेंगे तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ आप टारगेट भी हिट करते जाएंगे ना, टारगेट भी हासिल करते जाएंगे तो आपको अच्छा भी लगते रहेगा। हाँ चलो ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब हम ये किए, इतना हम जानकारी और हासिल कर लिए। अब फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे ना, जैसे बैंक में या कोई दूसरे जगह या टीचिंग में ही या कहीं पे भी, तो उससे भी क्या होगा, आपका प्रोफाइल भी मजबूत होते रहेगा ना, आपका क्वालिफिकेशन भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा ना। समझ में आया? तो क्वालिफिकेशन भी बढ़ाइए और साथ में इंटरनल जो समझ है और शक्ति है अंदर का, वो भी बढ़ाना ज़रूरी है, दोनों, है ना, सिर्फ बाहर का ही नहीं, अंदर का भी शक्ति बढ़ेगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को। तो बजट का तो काम है, क्योंकि उसके हिसाब से हमको काम करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। स्पिरिट ऑफ केयरफुल फोरथॉट, पहले ही से जो हम सोच के चलते हैं और उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ करंट एंड फ्यूचर पॉलिसीज़, कि जहाँ भी ज़रूरत है रिवाइज करने का, चीज़ों को बदलने का, ठीक है, जहाँ पे चेंज आना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग लॉन्ग रेंज प्लान्स विथ अ फेयर मेजर ऑफ एक्यूरेसी, लॉन्ग रेंज प्लान हम बना सके, ठीक है, कितना सटीकता से हम बना सकते हैं। फिर 2 कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, कंट्रोल कर सके इनकम और एक्सपेंसेस किसका, प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोवाइड कर सके ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ जजमेंट टू एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेसिस क्या होता है, कोई लक्ष्य अगर आपको नंबर में पता है तो इजी हो जाता है ना, कि हमको इतना हासिल करना है, हमको बस अच्छा करना है, ये कुछ पैमाना डायरेक्टली नहीं हुआ। अच्छा करना मतलब क्या अच्छा करना है, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि लास्ट टाइम मेरा 65% आया था, अब हमको 70% हम टारगेट रख रहे, तो ये क्या हुआ, आप ऑब्जेक्टिव एक बना लिए। समझ में आया? मतलब आप सटीक एक लक्ष्य, सटीक एक पॉइंट बना लिए कि यहाँ हमको पहुँचना है। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव क्या हुआ, कि अच्छा करना है, ये इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, जो बोलते हैं ना थ्योरी, ये क्या होगा, सब्जेक्टिव चीज़। ऑब्जेक्टिव जैसे MCQ आता है ना, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही ना होगा, ठीक है, अगर एक ही आपको सेलेक्ट करने बोला गया है तो एक ही है उसमें फिर, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। जब आप क्या होता है एकदम सटीक निर्धारित कर लेते हैं कि ये, तब क्या हो जाता है आपके लिए, और वो आपको क्या करता है, थोड़ा प्रेरित भी करता है लक्ष्य के लिए ना, कि ये है अब मेरा टारगेट, है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिस देता है जजमेंट का, कि ये हम लोग सोचे थे कि इतना हम लोग हासिल करेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँचे।
आ जाइए, आइए आइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, टू डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर प्रोडक्शन, कितना अमाउंट हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो भी हम समय समय पर निर्धारित करते रहे, ठीक है। कंट्रोल कर सके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ठीक है, वही वेस्टेज को कम करके जितना हो सके, ठीक है, और जितना खर्चा जरूरी है उतना ही। फिक्स कर सके सीलिंग फॉर अलाउएबल एक्सपेंसेस, मैक्सिमम खर्चा कितना रहेगा मेरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए और इसके लिए जितना भी अलग अलग चीज़ें हैं। टू कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सके। अब रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्टिविटी के नाम पे बेतहाशा खर्चा हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है, है ना। तो पहले से अगर हम टारगेट बजट बना लेते हैं तो क्या होगा, इजी हो जाएगा ना, ठीक है, कि इतना हमको खर्च करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ रहे हैं ना, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। जैसे कोई नया मॉडल कार लाते हैं तो उसका फीचर चेक करने के लिए कितना सेफ है, टकरा टकरा के देखते हैं ना कार को, कितना देर में एयर बैग खुलेगा, कितना क्षति पहुंचता है जब इतना स्पीड से टकराता है ना। तो पहले तो आदमी को बैठाते थे, लेकिन आजकल रोबोट वो काम कर देते, तो आदमी बच गया ना, ठीक है। पहले उनको हेलमेट और सब चीज़ पहना के ऐसे बैठो, है ना। आजकल क्या है, आजकल देखिए इवन फिल्म में भी पहले तो आदमी को स्टंट करना पड़ता था, उतना टेक्नोलॉजी ये नहीं था। पुराना जमाना वाला फिल्म तो देखिएगा, उसमें रियल में आदमी बैठ के वो कार को उड़ा रहे हैं और पलट रहे हैं, गिर रहे हैं, आग लगा के चल रहे हैं। आजकल बोलते हैं ना क्या, वीएफएक्स इफेक्ट्स बोलते हैं ना, जिसमें लगता है रियल पर वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है ना। एक बार हम इंटरव्यू देख रहे थे जैकी चेन का, जैकी चेन को जानते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, कराटे के लिए जो फेमस है अपना, है ना। तो जैकी चेन बोल रहे थे कि हम लोग तो चाइना में पहले, अभी नहीं कुछ समय पहले हम सुने थे, तो वो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि चाइना में तो हम लोग वहीं गए तो वहाँ पे फिल्म बनाते थे, तो वहाँ तो हम ही कूद रहे हैं बिल्डिंग से ऐसे ऐसे, और जब हम अमेरिका आए तो यहाँ देखे कि आदमी ऊपर से बस ऐसे कूद रहा है, उसको बाकी टेक्नोलॉजी से कर रहा है। बोलते ये अच्छा है कि कूदना नहीं पड़ रहा, वहाँ हाथ पैर टूटने का, यहाँ नहीं, है ना। तो ये है फायदा। हाँ, लेकिन टॉम क्रूज को जानते हैं आप लोग? टॉम क्रूज तो मिशन इम्पॉसिबल का जो बुर्ज खलीफा से, वो बुर्ज खलीफा वाला एक जंप है उनका, या बुर्ज खलीफा पे जंप था, ऐसे ही कुछ था। तो उनका इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उसमें वो रियल में किए हुए थे। और देखिए उनका डेडिकेशन, ये आपको हम बता रहे हैं इसलिए ताकि आप देख पाए कि वो हीरो लोग हैं तो बस ऐसे ही नाम के हीरो और इससे नहीं, कितना मेहनत लगता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए वो रियल में सीन अपना ज़्यादातर करते हैं, जो स्टंट्स होता है ना वो रियल करते हैं। तो वो जब कूदे ना अपना एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, तो उनका पैर का जो यहाँ टकना है शायद, वो टकराया, बहुत लंबा जंप थोड़ा था, किए तो और वो ऐसे लगा उनको जोर से, लेकिन ना वो सीन रुकने नहीं दिए, मतलब वो लगभग टूट गया उनका, है ना, फ्रैक्चर आ गया, दिखाया था कैसे हुआ लगभग, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर दिए सीन। मतलब उतना चोट लगने के बावजूद भी वो क्या किया, देखिए डेडिकेशन। और हम लोग को क्या लगता है ये लोग कितना भाग्यशाली है, कितना लक है, कितना मेहनत है वो देखिए। अच्छा, हम लोग खाते हैं एक बार में खूब सारा, वो पता है कितना खाते हैं आपको? वो बस 900 कैलोरी खाते। उनका हम पहले का जो इंटरव्यू देखे तो जहाँ तक हमको याद है 900 कैलोरी बस उसमें, लेकिन हेल्दी, जो भी उनके हिसाब से हेल्दी, डाइटिशियन ये सब है उनके पास, वो सब जो भी है, इतना डेडिकेशन है। हम लोग को क्या लगता है बहुत भाग्यशाली, कितना मेहनत है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं, फुटबॉल के जो स्टार हैं, उनका भी सब चीज़ फिक्स है, 1 घंटा 1.5 घंटा सोना, फिर उठना, फिर बीच बीच में फिर सोना, फिर उठना, इतना डेडिकेशन, फिर इतना वर्कआउट, है ना। तो हम लोग को बस लगता है कि बहुत किस्मत है, किस्मत बनाते हैं वो लोग, है ना, कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को भी क्या है उन लोग से ये सब। फिर मेसी हो गए, मेसी को भी जानते हैं, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। उनका वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त लोग पार्टीज और ये सब के लिए जब जाते, आज भी मतलब हम अभी उनका कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में पढ़े थे, तो बोलते हैं लेकिन हमको तो सुबह उठना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम नहीं जा पाते हैं, ठीक है। देखिए कितना डेडिकेशन है, जबकि वो लोग इतने स्टार और इतना सारा चीज़ है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को डिसिप्लिन में बांध के रखते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने खोजते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस नीचे हो जाए, है ना। तो इतना डेडिकेशन जब हम लोग का लगता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। वो लोग कितना अच्छा किए, ये सब कारण है।
और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो गया इधर उधर या कुछ भी, मतलब इनडिसिप्लिन जैसा ज़्यादातर। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग को भी इन लोग से सीखने का ज़रूरत है कि ये लोग अपना कितना मेहनत करके लाइफ को इतना ऊंचा तक पहुंचाते हैं, है ना। आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, आज भी देखिए ये लोग कितना अभी तक हाईएस्ट गोल्स लगभग ये सब है इनका। तो क्या है, वो मेहनत का परिणाम है और लगातार मेहनत का परिणाम है ना, रुकते नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिएगा लाइफ में इसी तरह। ये सब सोचिएगा कि लोग कितना डेडिकेशन और कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, और अच्छा पॉइंट्स लीजिएगा। ऐसा नहीं कोई सेलिब्रिटी है वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या आपके टीचर या हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उस समय फॉलो नहीं करना है ना। देखिए, मूड के कारण आदमी का ऊपर नीचे हो सकता है लाइफ में, लेकिन उसके कारण उसका फिर बेइज्जती भी नहीं करना है। अपने को अच्छा और दूसरे को खराब नहीं बोलना है उस तरह से। ठीक है, वो जितना अच्छा पॉइंट्स हम लोग दूसरे का देख सकते हैं उससे क्या होता है, हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है ना। और अच्छा बने रहने का क्या सीक्रेट है कि हमेशा अच्छे बने रहे, वही भगवान से जुड़ के रहिएगा, स्क्रिप्चर से जुड़ के रहिएगा, और अच्छा व्यवहार और अच्छा गुण रहे उसमें फोकस करिएगा। कोई बिगड़े तो आपको उसमें शामिल नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा दोस्त है तो हमको भी इसके साथ रहना ही है, नहीं रहना है। वो बिगड़ रहा है तो आपको भी ले डूबेगा और आप डूबेंगे। आप एक जन के कारण पूरा फैमिली सफ़र करता है ना। आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो क्या होगा, पूरा फैमिली भुगतेगा आपके कारण, है ना। तो आप अकेले, आपका लाइफ नहीं है, फैमिली है, जिसको आप जितने दोस्त हैं, सोसाइटी है, सबको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो ही जाता है। इसीलिए कोशिश करना है अच्छी बातों लेने का। किसी का कोई खराब बात है या ऐसा बात है तो वो करता है या वो करते हैं इसलिए हमको करना है, ज़रूरी नहीं है वो। ठीक है, अच्छा रहने के लिए इसीलिए जुड़ के रहने, यही सब कौन बोलते हैं, सब जो महान व्यक्ति लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि जुड़ के रहिएगा ना ईश्वर से और अपने स्क्रिप्चर से और अच्छा आदत और अच्छा गुण से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, है ना, जो भी अच्छे लोग हैं उनका बातों को देखिए, पढ़िए, तो अपने आप क्या होगा, जो आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही आप करते हैं। तो अच्छा देखिएगा, अच्छा बोलिएगा, अच्छा सुनिएगा तो अच्छे ही मार्ग पे चलिएगा, और कुछ समय बाद वही आदत बन जाता है हम लोग का। ठीक है, तो आदत बनने तक हमको लगातार फॉलो करते रहना चाहिए, और आदत बनने के बाद भी देखते रहना चाहिए, अच्छा चीज़ बोलते रहना चाहिए, तो अपने आप आगे सही रास्ता पे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट पॉइंट। इसमें लिखा है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर सेंट्रलाइज कंट्रोल, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज फंक्शंस ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है, एक जगह से कंट्रोल करना। तो बजट जब बनता है वो तो टॉप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के द्वारा ही ना बन रहा है, सबके लिए उनके द्वारा ही स्वीकृत होकर बनता है। तो वो क्या हुआ कि एक जगह प्लान बन के सब जगह चला गया, जिससे कंट्रोल करने में आसानी होता है। फिर देखिए स्टेप्स फॉर द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या स्टेप्स है सक्सेस के लिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसका जैसे कल हम लोग चार्ट भी देखे थे, पर पॉइंट्स देखिए। पहला क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट सेंटर्स एंड बजट्स। पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, बजट सेंटर, है ना, जहाँ पे क्या होगा, बजट तैयार होगा और बजट के लिए काम होगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग सेंटर्स में बांट लेते हैं क्योंकि होल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स, और बजट बनता है सबके लिए, उनके डिपार्टमेंट हेड्स क्या मदद लेके। ठीक है, जैसे यहाँ कॉलेज में ही अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट बन रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। तो क्या है, वो किसको पहले बोल दिया गया कि आप लोग अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाइए, फिर उसको हम लोग देखेंगे, है ना। फिर फिक्सेशन ऑफ द बजट पीरियड, कितना पीरियड के लिए रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द की फैक्टर, इसमें मेन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए मशीन कैपेसिटी है क्या, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर या रॉ मटेरियल है। ठीक है, जिससे आपका आउटपुट पे फर्क पड़ता है। तो मेन फैक्टर वही की फैक्टर हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, जैसे कल जो हम लोग देखे थे, देखिए फिर से बजटरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बजटरी कमेटी, फिर बजट ऑफिसर या डायरेक्टर, वो अलग अलग पार्ट में बट गए, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेजिंग ऑफिसर या मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सोनल ऑफिसर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है ना हमारा, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, क्लियर सबको, ये सब क्या हो गया, अलग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर चीफ अकाउंटेंट का एक बना लिए, तो उसके बाद फिर अलग अलग बट गया, जैसे सेल्स मैनेजर के लिए क्या हो गया, सेल्स बजट, डिस्ट्रीब्यूशन बजट, सेलिंग
कॉस्ट बजट, एडवर्टीजमेंट बजट, तो इस तरह से अलग अलग जो बन गया। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, परचेजिंग ऑफिसर के लिए परचेज बजट और स्टॉक बजट, तो अलग अलग भाग। चार्ट क्या हो गया, जिसमें हम लोग को एक बार लेआउट मिल जाए कितना कैसे बटा हुआ है ये चीज़, है ना, इसके अंडर कौन कौन है। फिर 5th पॉइंट में देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ बजट ऑफिसर, बजट ऑफिसर को लाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करिए अपॉइंटमेंट ऑफ बजट ऑफिसर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इसका आप लिख सकते हैं, हाँ बजट ऑफिसर, शॉर्ट नोट्स के लिए लिख लीजिए तो इसको बजट ऑफिसर वाला मेन काम करेंगे ये बजट का। फिर कंसेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल कंसर्न, सबका आपको रजामंदी चाहिए, है ना, और कोऑपरेशन भी चाहिए, सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा? हो पाएगा? फैमिली में ही नहीं हो पाता है। मान लेते हैं पापा बच्चा को डांट दिए, अब बच्चा मुंह फुलाया है, तो उसको जो काम करना था हो सकता है वो करे नहीं, है ना, तो क्या होगा, काम रुकता है ना। मम्मी पापा से आप ही लड़ लिए, अब कैसे बोले कि ये काम करना है ना, या इस चीज़ के लिए ऐसा करना था, ठीक है, तो क्या होता है, काम रुकता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन का ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोऑपरेशन ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ अ बजट कमेटी, बजट कमेटी बनता है, ठीक है, इसको भी टिक करिए शॉर्ट नोट्स के लिए, बजट कमेटी। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एक्चुअल रिजल्ट, जो एक्चुअल में किए उसको फिर रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, इसको भी शॉर्ट नोट्स में लिखिए, बजट मैनुअल, ठीक है, बजट मैनुअल, ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें डिटेल्ड प्रोसीजर रहता है हमारा, है ना, अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ बजट कंट्रोल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिटेल प्रोसीजर होता है किसके बारे में, जो भी हमारा काम है, ऑपरेशन है किसका, बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनुअल क्या होता है, जैसे यूजर मैनुअल, कोई सामान लेते हैं ना कि किस तरह से इसको यूज करना है, पूरा रहता है ना। मोबाइल ही लेते हैं तो रहता है ना कि इसमें इतना इतना बटन है, इस बटन से ये होगा वो होगा, अलग अलग जो फंक्शन पूरा एक रहता है। बाइक लेते हैं, बाइक में भी रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई सामान लेते हैं ज़्यादातर देखिए ना, एक रहता है बुक छोटा सा, ठीक है, तो हो गया यूजर मैनुअल। उसी तरह बजट मैनुअल, तो ये एक रूल बुक हो गया, कैसे हम लोग बजट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, ठीक है, कितना टाइम, मतलब पूरा एक लेआउट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बजटरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम या स्टेप्स फॉर द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम या रोल ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं, ये ना, ये पहले ही कर चुके हैं, इसको टिक करिए, लेकिन बुक से भी पढ़ लीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ये सब भी है, पढ़ना चाहिए आपको। इसमें 13th पॉइंट को आप टिक करिए, जो लास्ट पॉइंट है, हिंदी में देखिए तो कौन सा पॉइंट है, मेक्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला पॉइंट मिला, हिंदी में कौन सा पॉइंट है हिंदी में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, शॉर्ट नोट्स में इसको लिखिए, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश बुक से ये पॉइंट लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, पॉसिबल डेफिशिएंसीज जो हम लोग कंपैरिजन से रिवील करते हैं, मतलब दिखता है हमको बिटवीन बजट और एक्चुअल में, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सिंपल में क्या होता है, हम लोग मेन चीज पे जब फोकस करते हैं, है ना, देखिए बजट बना दिए तो अब सब चीज को देखने का जरूरत नहीं है, अब जिसमें भारी अंतर आ रहा है तो वो देखेंगे ना क्यों अंतर आया क्या। जब हम लोग कुछ चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं मेन एरिया पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, मेन चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, हम बोले प्रियांशु को, प्रियांशु ये काम आप कर दीजिएगा, ये तरीका है, कर लीजिए, तो प्रियांशु को हम पूरा तरीका बता दिया, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से देखेंगे कि ये जैसा सर बोले थे इसमें तो कुछ और ही कुछ निकल गया, तो बस उसके बारे में हमको जानकारी देंगे ना, बाकी सब चीज तो नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ, तो मेन एरिया जहाँ पे जो कम्युनिकेट करना जरूरी है, जो देखना जरूरी है, सुधार करना जहाँ ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में जब कम्युनिकेशन होगा या उसके बारे में जब हम लोग बस देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है, शॉर्ट नोट्स अलग से भी आप सर्च करके भी लिखिएगा, यहीं से नहीं, यहाँ तो बस एक लाइन लिखा हुआ है। क्लियर है, ये ऑलरेडी आप बीएसटी में 11-12 वाला में भी पढ़ चुके हैं ये।
और अभी भी पढ़ चुके होंगे एचआर और ये सब में कितना बार आया होगा ऐसा, ठीक है, पर अलग से एक शॉर्ट नोट। फिर लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये भी ऑलरेडी हम लोग देख लिए ना, ये भी लिमिटेशंस भी, ठीक है, तो बुक से भी आप पढ़िएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम लोग एक्सेप्शनल आइटम्स पर ध्यान दे सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। ये ज़रूरी सिस्टम है बजटरी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, एडिक्वेसी और, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छे से अपना फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। बजट बनाए तो ज़्यादातर क्या होता है, फाइनेंशियल बात है ना, न्यूमेरिकल चीज़ें हैं ना, क्लियर सबको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिमिटेशंस तक ख़त्म कर लिए।